नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे वाइब्रेशन अर्थात कंपन, फ्रीक्वेंसी अर्थात आवृत्ति, पिच अर्थात सप्तक और सप्तक का आवृत्ति एवं कंपन के साथ संबंध को। क्योंकि अब जब सिलेबस देखेंगे केंद्रीय विद्यालय का, मैंने भी अपलोड किया है, तो उसमें देखेंगे सबसे पहला टॉपिक हमारा यही है, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, पिच एंड इट्स रिलेशन विद वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी। तो ये तीनों टॉपिक को आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कंपन के बारे में। वाइब्रेशन क्या है? वाइब्रेशन तो जब किसी वस्तु पर प्रहार किया जाता है तो वह हिलने लगती है और इसे ही हम सांगीतिक भाषा में कंपन कहते हैं। जैसे अगर हम सितार के तार को बजाएं या किसी भी तार वाद्य के तार को छेड़ें, खींचें, तो वह ऊपर नीचे हिलने लगती है। यह कंपन है। अब देखते हैं, जैसे ही तार को बजाते हैं तो वह अपने मूल स्थान से ऊपर नीचे हिलने लगता है और वह तब तक हिलता है जब तक कि वह अपने मूल स्थान पर न आ जाए, न रुक जाए। तो यही जो हिलने की क्रिया है दोस्तों, वही वाइब्रेशन है, कंपन है। जैसे ये तो हो गई तार वाद्य की बात। अब जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ, है ना, हम गाते हैं, बोलते हैं, तो हमारे कंठ में भी वाइब्रेशन होता है, हिलता है हमारा कंठ, यही वाइब्रेशन है। जब हम चुप रहते हैं तो हमारा गला स्थिर रहता है और जैसे ही आप कुछ बोलते हैं वह स्थिरता हट जाता है और वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है, कंपन स्टार्ट हो जाता है, फिर ध्वनि निकलती है। अब बात ये तो हो गया हमारा कंपन, वाइब्रेशन। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी अर्थात आवृत्ति या आंदोलन। दोस्तों, आवृत्ति का अर्थ है मूल स्थान पर बार बार लौटना, चक्कर खाना या वापस आना। जैसे घड़ी का पेंडुलम। आवृत्ति मूलतः टाइमिंग को दर्शाता है, समय को दर्शाता है। जैसे आप सभी म्यूजिक के क्षेत्र से ही हैं, तभी आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, है ना दोस्तों। मान लो 3 ताल बज रहा है, उसी में हम गाना गाते हैं, तो क्या कर रहे हैं, अगर एक मात्रा के स्थान पर 2 मात्रा बोल दिए तो दुगुन हो गया, 4 मात्रा को गा दिए या बोल दिए तो चौगुन हो गया। तो सम से सम तक हम जैसे 2 मात्रा गा दिए तो 2 बार आवृत्ति होगी, फिर हम सम पे आ गए, तो ये सब आवृत्ति ही तो है। अर्थात एक निश्चित समय पर अगर आपने एक मात्रा की जगह 2 मात्रा बजा दिया या बोल दिया तो वह दुगुन हो जाएगा। उतने ही समय में लय बढ़ने, कहने का अर्थात यह है कि लय बढ़ने से हमारी आवृत्ति बढ़ जाती है ना, और लय घटने से आवृत्ति कम हो जाती है, उतनी रहती है। दोस्तों, ध्वनि या नाद उत्पन्न करने में इन आंदोलन का ही हाथ होता है। संगीत के सभी वाद्यों में आंदोलनों से ही स्वर उत्पन्न होते हैं। आंदोलन जितना अधिक होगा स्वर उतना ही ऊंचा, और आंदोलन जितना कम होगा स्वर उतना ही नीचा। हम आगे और बात करेंगे इसको। इसके पहले हम जानते हैं पिच के बारे में। सप्तक, तो आप सभी जानते हैं कि सप्तक मुख्यतः कितने होते हैं? 3, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। सप्तक क्या है? सप्तक 7 स्वरों को क्रमानुसार गाना या बजाना ही सप्तक है। अर्थात जैसे हम ये जब सप्तक में गाते हैं, क्रमानुसार गाते हैं, तो ये देखते हैं कि स्वर क्या हो रहे हैं, चढ़ रहे हैं, है ना। जब हम स्वरों को क्रमानुसार गाते हैं तो हमें यह पता लगता है कि स्वर एक दूसरे से ऊंचे होते जाते हैं। जैसे सा से ऊंचा रे, रे से ऊंचा ग से ऊंचा म, इसी प्रकार चलता रहता है। और जैसे जैसे हम स्वरों को ऊंचा करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, स्वरों की आंदोलन संख्या भी बढ़ने लगती है। जैसे सा से ज्यादा रे की आंदोलन संख्या, रे से ज्यादा ग की आंदोलन संख्या, ऐसे ही। अब दोस्तों, जानते हैं मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। मध्य सप्तक क्या है? पहले तो जब हम हमारा जो साधारण पिच है, नॉर्मल पिच है, जिसमें हम बोलचाल की भाषा अपना बोलते हैं या नॉर्मली गाते हैं, तो वो हमारा मध्य सप्तक है। और उससे 2 गुना नीचे अगर हम नी बोल रहे हैं मध्य सप्तक का,
तो नी का दोगुना नीचे, नी मंद्र सप्तक का नी वो दोगुना नीचे रहेगा उसका आंदोलन संख्या। और ऐसे ही मध्य सप्तक से दोगुना ऊंचा स्वर जो रहेगा वो तार सप्तक कहलाएगा। बस इतना ही अंतर है, बीच का बीच मध्य सप्तक, उससे दोगुना नीचे मंद्र सप्तक और दोगुना ऊपर तार सप्तक, यही 3 सप्तक है। मंद्र सप्तक में क्या होता है दोस्तों, नीचे बिंदी लग जाती है। स्वरों की पहचान कैसे करेंगे हम कि ये मध्य सप्तक का है, तो मध्य सप्तक के जितने भी स्वर रहते हैं उन स्वरों के नीचे बिंदी लगती है। जैसे एक फुटबॉलर फुटबॉल को अपने पैर से लगा के रखता है, तो समझ लो कि हमारा स्वर जो है वो फुटबॉलर है और फुटबॉल जो है वो क्या है, बिंदी है मध्य सप्तक का। ऐसे ही मध्य सप्तक में कोई चिन्ह नहीं होता स्वरों में, एक तीव्र मध्यम को छोड़ के। तीव्र मध्यम में भी एक ऐसे आड़ा लकीर रहता है ना। और तार सप्तक, तो मंद्र सप्तक में नीचे, क्योंकि हमारा वो आवाज ऐसे नीचे जाता है, दोगुना नीचे है, स्वर क्या है, दोगुना नीचे है, तो बिंदी को नीचे लगा देंगे। और तार सप्तक में मध्य सप्तक से आवाज दोगुना ऊपर है, तो बिंदी को कहाँ लगा देंगे, स्वरों के ऊपर। जैसे हम बिंदी अपने मस्तक में लगाते हैं वैसे ही स्वरों के ऊपर बिंदी लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो तार सप्तक हो जाएगा। तार सप्तक के स्वरों की पहचान है। मंद्र सप्तक के स्वर साधारण स्वर और मंद्र सप्तक के स्वर मध्य सप्तक से नीचे, तार सप्तक के स्वर मध्य सप्तक के ऊपर ज्यादा। जैसे ही हम मंद्र सप्तक से मध्य की ओर बढ़ते हैं हमारा स्वर बढ़ रहा है, मध्य से और आगे बढ़ते हैं तो तार सप्तक में और बढ़ गया, तार सप्तक से और ऊपर बढ़े तो अति तार सप्तक और बढ़ गया। जो असाधारण गायक होते हैं या बहुत जो जिन्होंने साधना की है, रियाज किया है, तो उनका स्वर अति तार सप्तक तक भी जाता है। और इधर मंद्र सप्तक के नॉर्मल जो रियाजी हैं, व्यक्ति हैं जो साधना करते हैं, वो मंद्र सप्तक के मध्यम गंधार तक जाते हैं, और जो बहुत ज़्यादा साधना करते हैं वो अति मंद्र तक भी जाते हैं, गाते हैं आराम से। तो जानते हैं कि इसका संबंध आवृत्ति और कंपन से कैसे हैं। तो आप देखिए, मैंने अभी बताया कि आंदोलन संख्या जो होती है वही आवृत्ति है ना। तो आंदोलन संख्या मंद्र सप्तक में क्या है, कम है, हमारा आवाज मोटा रहता है उसमें। तो जहां मोटा आवाज है कंपन अधिक है, अर्थात आंदोलन और कंपन एक दूसरे का विपरीत है। आंदोलन कम, कंपन ज्यादा। मध्य सप्तक में दोनों बराबर, क्योंकि इसमें ना हमारा आवाज बहुत अधिक मोटा रहता है ना बहुत अधिक पतला रहता है, तो कंपन भी वैसे ही तार सप्तक में जैसे जैसे जाते हैं हमारा स्वर ऊंचा होते जाता है, आवाज पतली होती जाती है। तो और आंदोलन संख्या क्या रहती है, बढ़ती जाती है, तभी तो आवाज ऊंचा हो रहा है, वो स्वर ऊंचा होते जा रहा है ना। तो जब आंदोलन संख्या बढ़ती है तो क्या होता है, कंपन कम होने लगता है। कंपन कम होता है तभी आंदोलन संख्या, एक दूसरे के विपरीत है, आप जैसे भी कह लें उसे। और इससे बहुत प्रश्न आते हैं, एक न एक प्रश्न तो आता ही है आंदोलन कंपन से केंद्रीय विद्यालय में। तो इस चीज को मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे। उसके पहले आंदोलन या आवृत्ति के संबंध में यह भी बताना चाहूंगी कि जैसे ताल वाद्यों में भी स्वर होता है जिसका आधार क्या होता है, आंदोलन संख्या या आवृत्ति ही है। इसके अतिरिक्त ताल का एक आवर्तन भी आवृत्ति शब्द से ही बना है। ये आवर्तन क्रमशः चलते जाते हैं, लय घटने पर इन आवर्तनों का काल बढ़ जाता है और इसके विपरीत लय द्रुत होने पर आवर्तन का काल घट जाता है। अर्थात निश्चित समय में विलंबित लय के आवर्तन कम होंगे और द्रुत लय में उसी समय के आवर्तन अधिक होंगे। मैं आशा करती हूँ कि आज मैंने जो बताया है आपको कंपन, आवृत्ति और सप्तक के संबंध में, ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसी तरह तैयारी करते रहिए और संगठन का हिस्सा बनिए। धन्यवाद।